हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स 2021। ठीक है, तो आप जल्दी से आप सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। आज हमारा नया टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप एमपीपीएससी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज जो है नेविगेट प्राइम ऐप पर ऑनलाइन मोड में आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इसको हम आपको ऑफलाइन मोड में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके टेस्ट पेपर हमारे सैटरडे को कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप आ सकते हो। ठीक है, और स्पेशल कोर्स फॉर यूनिट 3 एंड 4 एंड 5 के लिए आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो ये हमारा आरंभ बैच है, इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, नेविगेट प्राइम ऐप पर आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। अगर इसके अलावा भी आप किसी इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो कंप्लीट आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में कोर्सेस नेविगेट प्राइम इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स 2021। ठीक है, आइए समझते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट से हम बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स 2021 की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो आपकी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसको मॉर्थ आप बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसको मॉर्थ बोलते हो। दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अधिसूचना जो आपकी है, इन्होंने जो है अपना अधिसूचना दी हुई है। न्यू दिल्ली द 3 सितंबर 2021। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर 3 सितंबर 2021 की जो अधिसूचना है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा हमारा रोड सेफ्टी जो रूल्स हमारे हैं उसके बारे में आपको अधिसूचना जो है वो 3 सितंबर 2021 को मॉर्थ के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो आगे आप देखिएगा, समझिएगा यहां पर, क्योंकि इंपोर्टेंट आपका यहां पे ये क्लॉज होने वाला है जो कि रिलेट करेगा आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के साथ। समझिएगा, अगर मैं बात करूं GSR 615E की, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, GSR 615E की बात करूं तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा। इस GSR 615E के अंदर आपको देखने को मिलेगा ड्राफ्ट। क्या देखने को मिलेगा आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। ये जो ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ये किसके रिगार्डिंग आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, तो ये ड्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स। और ये जो रूल्स आपके हैं डेट इज द 2021। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि GSR 615E के अंदर, GSR 615E के अंदर आपको नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स 2021 का ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। ठीक है, पब्लिश किया गया है। प्रपोजेस टू मेक इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय सब सेक्शन। अब समझिएगा, जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है, जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको 215B का सबसेक्शन 1, ठीक है, ये याद रखिएगा, किसका, 215B जो आपका है इसका सबसेक्शन 1 किसका, 215C का, एंड सबसेक्शन C, D एंड E
ऑफ सबसेक्शन 2, ठीक है, मतलब सबसेक्शन 2 का क्लॉज हो गया ये CDE, ये कौन सा आ गया आपका 215C का, ठीक है। ये आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आते हैं और इसके अंदर जो है यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स के रिगार्डिंग आपको यहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। वाइड नोटिफिकेशन जो है, वाइड नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे GSR 754E के अंदर 8 दिसंबर 2020, ये डेट याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2020 इन द गजेट ऑफ इंडियन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट सेकेंड सेक्शन 3 सबसेक्शन I एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 212 ऑफ said act for inviting objection and suggestion from person likely to be affected thereby before the expiry of the period of 30 days, ठीक है, 30 दिन यहां पे बोला गया है, from the date on which the copy of gazette containing the said notification were made available to the public, ठीक है। इसका अगर मैं आपको और मतलब समझाऊं तो कहने का मतलब ये है कि जो GSR 615E आपका है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम के मसौदे जो हैं वो आपके प्रकाशित किए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर प्रकाशित किया गया है, जो कि आपके केंद्र सरकार का मोटर वाहन एक्ट होता है 1988, उसकी कौन कौन सी धाराएं यहाँ पे ली गई हैं, जो आपकी 215B है, जो आपकी 215C है, इसकी भी उपधाराएं आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, इसकी भी उपधाराएं जो है आपको याद रखना है, ठीक है, उपधाराएं आपको यहां पर याद रखना है। साथ ही साथ 215C आपका यहां पर हो गया है, तो इसके अंदर जो शक्तियां हैं वो शक्तियां यहां पे प्रयोग करते हुए इसको प्रस्तावित करता है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जो अधिसूचना, मतलब मॉर्थ की जो अधिसूचना है, कौन सी, GSR 754E जो आपकी है, जो कि दिनांक 8 दिसंबर 2020, याद रखिएगा यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया 3 सितंबर 2021 को क्या आया था, ये वो ड्राफ्ट है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, GSR 615E देखने को मिलेगा, GSR 615 है ना, हाँ, GSR 615E देखने को मिलेगा, ये आपका पब्लिश हुआ था, ये क्या हुआ था आपका, इसको पब्लिश्ड किया गया था, इसको क्या किया गया था, इसको पब्लिश्ड किया गया था, ठीक है, इसको पब्लिश्ड किया गया था। और आपका एक और जो GSR है जो कि मॉर्थ का है, GSR 754E, जो कि 8 दिसंबर 2020 को पब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला कि भारत का जो राज्यपथ है, ठीक है, इसके अंदर भाग द्वितीय जो रहेगा उसका अनुभाग 3 जो है, उप अनुभाग I में उक्त अधिनियम की 212 धारा नंबर कौन सा, 212 की उपधारा 1 के तहत आपत्तियां या फिर सुझाव आमंत्रित करने के लिए जिन व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है उन्हें गजट, जो गजट आपका है, ऑफिशियल गजट है, उसकी एक प्रति जो है प्रकाशित की गई है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 30 दिन की जो यहाँ पे टाइम दिया गया है, 30 डेज का जो टाइम दिया है, इसके अंदर जो आपत्ति वगैरह है वो आप इस पर ले सकते हो, या फिर अपने जो सजेशंस हैं, सजेशंस आप यहाँ पर दे सकते हो। कौन से व्यक्ति, जिन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पे सजेशंस जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद आप समझिएगा कि एंड वेयर एज कॉपी ऑफ सेड गजेट, जो गजेट आपका रहेगा उसकी जो कॉपी आपकी रहेगी, तो इन विच नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड एंड वर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक ऑन 8 दिसंबर 2020, मतलब सार्वजनिक रूप से जो पब्लिक को इसकी जो कॉपी थी वो अवेलेबल कराई गई थी। कब अवेलेबल कराई गई थी, वो 8 दिसंबर 2020 को अवेलेबल कराई गई थी। कब कराई गई थी, 8 दिसंबर 2020 को अवेलेबल कराई गई थी, ठीक है। एंड वेयर एज ऑब्जेक्शन एंड सजेशन, क्यों कराई गई थी कि भैया किसी प्रकार की आपत्ति है या फिर कोई सजेशन है, उसको रिसीव करना है पब्लिक रिस्पेक्ट में, ठीक है।
तो एक स्पेसिफाइड पीरियड यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया था, और वो जो स्पेसिफाइड पीरियड आपका है वो आपका है 30 दिन, 30 डेज। क्या है आपका? 30 डेज आपका है। स्पेसिफाइड पीरियड कितना है? 30 दिनों का स्पेसिफाइड पीरियड है। 30 दिनों के अंदर जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्शन है, सजेशन है, वो रिसीव करना है पब्लिक के द्वारा, जो ड्राफ्ट रूल यहाँ पर है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस ड्राफ्ट रूल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यहां से जो क्वेश्चंस आपके बनने की संभावना है, स्टार्टिंग में अभी हमने जो डिस्कस किया, सबसे पहला तो ये आता है कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स जो आपके हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो नोटिफिकेशन था, अधिसूचना थी, वो न्यू दिल्ली के अंदर 3 सितंबर 2021 को आपकी यहाँ पे जो है जारी की गई थी। इसके अंदर आप देख सकते हो डेट इज द GSR 615E आपका रहेगा, जिसके अंदर मोटर व्हीकल एक्ट की कौन कौन सी धाराओं को समाहित किया गया है, उन धाराओं से रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 8 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो आपका GSR 754E था, वो यहाँ पे जारी किया गया था गजट के अंदर, और इसके अंदर ये बोला गया था कि भैया ये जो ड्राफ्ट रूल आपके हैं, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन है या फिर कोई आपत्ति या कोई सजेशन देने चाहता है, तो वो 30 दिनों के अंदर, ये जब प्रकाशित हुआ, जो कॉपी थी प्रकाशित हुई, तो उससे 30 दिनों की समय अवधि यहां पर दी गई, उसके अंदर ऑब्जेक्शन या फिर अपना सजेशन जो था वो सजेशन यहां पे दिया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट यहां पे समझिएगा, फिर क्या बोला, नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्म्ड बाय सब सेक्शन 1, मतलब पावर की यहां पे बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? पावर की यहां पे बात की जा रही है, शक्तियों की बात की जा रही है। तो कौन सी शक्तियां यहां पे प्रयोग की है केंद्र सरकार ने? तो इन शक्तियों को प्रयोग करके केंद्र सरकार ने बहुत सारे यहाँ पर नियम बनाए हुए हैं, और वो नियम ही तो आपको पढ़ना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है नेशनल रोड सेफ्टी रूल्स 2021। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कौन कौन सी धाराओं को यूज किया है, तो वो धाराएं आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन एग्जाम में जो है हमसे पूछा जा सकता है। तो आपका एक तो आ जाता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 भी आपका हो जाता है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 सी आपका हो जाता है, एंड आपका क्या होगा, सब क्लॉज सी डी एंड ई आपका रहेगा, सब सेक्शन 2 आपका सेक्शन 215 सी का रहेगा, ठीक है। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 बी आपका रहने वाला है, इसका मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये आपका यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एग्जाम में आपको यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा इन सारी धाराओं को, सेक्शंस को, सब सेक्शंस को यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर नियम बनाए गए हैं। अब कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, उन नियम्स पर भी हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। उस नियम पर हम क्या करने वाले हैं, उन नियम्स पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं नियम की अगर हम बात करें। सबसे पहला देखो, दैट इज द सेक्शन 1। सेक्शन 1 आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये आपका सेक्शन 1 यहाँ पे हो जाएगा। सेक्शन 1 यहाँ पे क्या बताता है? सेक्शन 1 यहाँ पे बताता है, इंपोर्टेंट है एग्जाम में, ये स्टार्टिंग वाला, हम कोई सा भी एक्ट पढ़े, कोई सा भी रूल पढ़े, ये जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे सेक्शन होता है, इंपोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें शॉर्ट टाइटल के बारे में बता रहा है और हमें कमिटमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब आप समझिएगा, सबसे पहले समझना, ये जो रूल यहां पर बने हैं, कौन से रूल आपके बने हैं? जो ड्राफ्ट रूल आपके थे, दैट इज द GSR 615E, ठीक है। ये रूल आपको कहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, GSR 615E के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ड्राफ्ट रूल आपको देखने को मिलेंगे। ये जो रूल आपके थे, इन रूल्स को क्या बोला गया? हाँ जी, क्या बोला गया? इन रूल्स को बोला गया, ये नाम याद रखिएगा, इन रूल्स को बोला गया द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स। क्या बोला गया? इनको बोला गया
द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स 2021। ठीक है, रूल्स क्या कहलाएंगे? रूल्स आपके कहलाएंगे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स। इन नियमों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम 2021 कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको सब सेक्शन याद रखना है, दे शैल कम इनटू फोर्स, यह कब प्रभावी हुआ। ठीक है, यहां पे बात प्रभावी की आ रही है कि यह आपका कब प्रभावी हुआ। तो प्रभावी की अगर हम बात करें तो यह कब आपका प्रभावी हुआ, जब इसका फाइनल पब्लिकेशन आपका कहां पे हो गया, ऑफिशियल गजट के अंदर। ठीक है, मतलब ये नियम भारत के राज्यपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। जो फाइनल यहां पे पब्लिकेशन है ऑफिशियल गजट्स के अंदर, क्या है, ऑफिशियल गजट्स के अंदर जो आपका फाइनल पब्लिकेशन है, क्या है आपका फाइनल पब्लिकेशन आपका है। इस फाइनल पब्लिकेशन की अपन बात कर रहे हैं, तो अंतिम प्रकाशन की जो तिथि है, अंतिम प्रकाशन की तिथि से यह जो है लागू होंगे, मतलब कि प्रभावी होंगे। ठीक है, अब प्रभावी आपके हो गए हैं तो कहां तक रहने वाले हैं, अपन आगे अपन इस पे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होल इंडिया के अंदर आपके ये प्रभावी रहने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, होल इंडिया के अंदर आपके प्रभावी रहने वाले हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सेक्शन आता है वो हमारा डेफिनेशन का सेक्शन है। ठीक है, डेफिनेशंस की मतलब की परिभाषाएं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे उनको डिफाइन किया गया है, उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम जितने भी एक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक एक्ट का जो ये डेफिनेशन वाला सेक्शन होता है, मस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एक्ट का क्या है, जान है। ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं इतनी इजी लैंग्वेजेस के अंदर और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको ये एक्ट समझ में आ जाए, क्योंकि आप जनरली क्या होगा, एक्ट तो आपको मिल जाएंगे गूगल पर, एक्ट तो आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करोगे फाइल आपको मिल जाएगी, बट इस तरीके से आपको फाइल नहीं मिलेगी जिस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, और इन फाइलों को प्रिपेयर करने के लिए, इस कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम जो है मैं देता हूं कि एक बेस्ट कंटेंट जो निकल के आए हम आपको प्रोवाइड करा सके। बाईलैंग्वेज कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जनरली आपने देखा है कि ऐसा बाईलैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा, हिंदी में आपको अलग मिलता है, इंग्लिश में आपको अलग मिलता है, बट मैं एक ही जगह पे आपको बाईलैंग्वेज कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आप इजीली इस जो टेक्निकल लैंग्वेज है, इस टेक्निकल लैंग्वेज को समझ सको, और एग्जाम के अंदर अगर इससे क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, हम डेफिनेशंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो डेफिनेशंस में सबसे पहला यहाँ पे आता है, ठीक है, डेफिनेशन में सबसे पहले यहाँ पे आता है, डेफिनेशन में सबसे पहले एक्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या है, इस रूल में जब भी एक्ट यूज होगा, एक्ट वर्ड यूज होगा, तो याद रखिएगा एक्ट से मतलब यहां पर है, एक्ट से मतलब यहां पर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। एक्ट से क्या मतलब है, एक्ट से मतलब है, एक्ट से मतलब है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आपको पता है डेट इज द एक्ट नंबर 59 ऑफ 1988। ठीक है, तो एक्ट की जब भी बात होगी, अंडर दिस एक्ट, अंडर द एक्ट ऐसा लिख के आएगा, हम हमेशा समझेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को यहां पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो अधिनियम से अभिप्रेत आपका क्या होगा, अधिनियम से अभिप्रेत आपका होगा मोटर वाहन अधिनियम 1988। क्या होगा आपका, मोटर वाहन अधिनियम 1988 आपका यहां पर होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन बात करते हैं बोर्ड। बोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा कि हमने अभी नाम समझा, नाम हमारा क्या था, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स था ना, रोड सेफ्टी बोर्ड रूल्स। तो उस बोर्ड को क्या बोला जाता है, उस बोर्ड के बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो समझना, बोर्ड का मतलब यहां पे क्या हो गया, बोर्ड का मतलब हो गया नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215B। ठीक है, मतलब हम मोटर व्हीकल एक्ट का, ये आप याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, ये जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215B लिखा हुआ है ना, तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आपको देखने को मिलेगा।
तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 बी है, इसके तहत नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटेड है और इसी को बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो जब भी हम यहां पर बोर्ड की बात करेंगे, इस बोर्ड का मतलब क्या होगा? इस बोर्ड का मतलब होगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। क्या मतलब होगा? इसका मतलब आपका होगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो जब भी आपका ये बोर्ड शब्द यूज होगा, आप इसको नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के नाम से समझिएगा। क्या समझिएगा? आप इसको नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के नाम से समझिएगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, और आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, आगे आपको देखने को मिलेगा वर्ड यहाँ पे चेयरमैन। चेयरमैन से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा बोर्ड है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड का मतलब क्या है? नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है। क्या है आपके बोर्ड का मतलब? यहाँ पे क्या है? बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? बोर्ड का मतलब है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड जो आपका है, इसका चेयरमैन जो आपका रहेगा, चेयरमैन का मतलब क्या हो गया? अध्यक्ष। ठीक है, इस बोर्ड के अध्यक्ष से मतलब है। ठीक है, तो जब भी हम चेयरमैन की बात करेंगे ना, तो चेयरमैन किसका होगा? चेयरमैन होगा आपका नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का। इसका चेयरमैन होगा आपका नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का आपका चेयरमैन होगा। ठीक है, अब बताओ आप कि जैसे जैसे इन्होंने बोर्ड को बनाया, उसका अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष है तो उस बोर्ड के अंदर मेंबर भी तो होंगे। क्या होंगे? उस बोर्ड के अंदर आपको मेंबर भी तो देखने को मिलेंगे। तो मेंबर से अभिप्रेत जो वर्ड आपका है, डेट इज द सदस्य, डेट इज द सदस्य। तो सदस्य यहां पे क्या हो जाएगा? नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का सदस्य, मेंबर। ठीक है, बोर्ड से मतलब आप समझ चुके हैं। बोर्ड का मतलब हमारा क्या हो रहा है? बोर्ड का मतलब हमारा यहां पर हो रहा है नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड से यहां पर मतलब हो रहा है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? आगे आपको वर्ड देखने को मिलेगा सेक्शन। क्या आपको देखने को मिलेगा? आपको यहां पर वर्ड देखने को मिलेगा सेक्शन, और सेक्शन का मतलब यहां पर है कि इस एक्ट की धारा। सेक्शन से मतलब क्या है? इस एक्ट की धारा। और एक्ट यहां पे आया है, तो एक्ट से मतलब क्या है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, एमबी एक्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, एक्ट से मतलब क्या है? एमबी एक्ट, एमबी एक्ट 1988। ठीक है, 59 ऑफ 1988। ये भी याद रखिएगा भैया, आपसे पूछा जा सकता है एक्ट नंबर, एक्ट नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक्ट नंबर आपको याद रखना है। जितने भी हम एक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जितने भी एक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सारे एक्ट के नंबर आपको याद होने चाहिए। आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो धारा का मतलब यहां पे क्या हो गया? सेक्शन का मतलब यहां पे हो गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की कोई धारा, कोई सेक्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारा यहां पर सेकेंड जो पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है? द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द एक्ट shall have the same meaning respectively assigned to them in the act। कहने का मतलब ये है कि भैया अगर कोई वर्ड है या फिर एक्सप्रेशन है, कोई वर्ड है या फिर एक्सप्रेशन है जो कि इस एक्ट के अंदर, जो कि इस एक्ट के अंदर यूज किया गया है, जो कि क्या किया गया है? इस नेशनल बोर्ड रूल्स के अंदर यूज किया गया है, लेकिन उसको यहां पे डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है? परिभाषित नहीं है। तो अब ये जो वर्ड एंड एक्सप्रेशन है, ये आपके कहां पर डिफाइंड होंगे? तो इन्होंने बोला डिफाइंड इन एक्ट, डिफाइंड इन एक्ट, यही बोला है
ये एक्ट में डिफाइन होंगे। और एक्ट से मतलब अपन क्या समझे, एक्ट से अपन मतलब यहाँ पे ये समझे कि एक्ट का मतलब हो गया है मोटर व्हीकल एक्ट। मतलब इनकी डेफिनेशंस आपको कहां देखने को मिलेंगी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कहां देखने को मिलेंगी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर हम कंप्लीट डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम कंप्लीट डेफिनेशन जो हैं उन कंप्लीट डेफिनेशंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है अब थर्ड नंबर जो हमारा है। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा यहाँ पे क्या बोलता है, थर्ड नंबर हमारा बोलता है कि भैया जो चेयरमैन है एंड मेंबर है, कौन है, चेयरमैन और मेंबर है, इनकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन है, चेयरमैन का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष से हो गया है। इनकी डेफिनेशंस अभी हम देख चुके हैं। ठीक है, बोर्ड अध्यक्ष जो है, बोर्ड का मतलब नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का मतलब यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ये अध्यक्ष हो गए हैं। मेंबर का मतलब आपका यहाँ पे हो गया है सदस्य। और ये जो है अध्यक्ष और सदस्य, ये आपके बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य रहेंगे। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस क्वालिफिकेशन के बारे में हमें इस थर्ड नंबर के पॉइंट के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। समझो, तो चेयरमैन कौन होगा, मेंबर कौन होगा बोर्ड का। तो अगर हम बात करें कि बोर्ड का जो चेयरमैन है, बोर्ड का कोई भी मेंबर, मतलब कि एवरी मेंबर की हम बात कर रहे हैं, सेल भी उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए सेल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, हैविंग स्पेशल नॉलेज, उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और उसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वन और मोर फील्ड। ठीक है, एक या एक से अधिक फील्ड में। कौन सी फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी फील्ड के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन की एक या एक से अधिक फील्ड के अंदर क्या होना चाहिए, उसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। रोड सेफ्टी की आप बात कर सकते हो, अर्बन प्लानिंग की आप बात कर सकते हो। अर्बन प्लानिंग मतलब समझते हो, एम प्लान वगैरह की जो डिग्री होती है, अर्बन प्लानिंग आपका यहाँ पे हो गया। साथ ही साथ कुछ लॉ हो गए आपके, ट्रैफिक मैनेजमेंट आपका हो गया और ट्रैफिक का रेगुलेशन आपका हो गया। ठीक है, हेल्थ यहाँ पे हो गई है, एडवोकेसी आपकी हो गई है, या फिर पुलिस इन्फोर्समेंट में वो व्यक्ति हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपका हो गया, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी भैया जो है वो व्यक्ति आपका इस फील्ड का भी नॉलेज रख सकता है। ठीक है, क्योंकि फील्ड बोला है ना, स्पेशल नॉलेज आपका होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोला गया है, विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूजफुल फॉर द बोर्ड टू रेंडर इट्स फंक्शन एंड फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव अंडर दिस एक्ट। मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है, वो बोर्ड जो रहेगा उस बोर्ड के लिए यूजफुल होना चाहिए कि उसके जो फंक्शंस हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आपके यहाँ पे क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। तो कोई भी चेयरमैन की बात करे या फिर मेंबर्स के लिए बात करे, तो आपको ये चीज याद रखना है कि भैया उसके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, योग्यता की बात अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, एबिलिटी, योग्यता हो गया, ईमानदारी हो गई, प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जो है वो होना चाहिए, प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रशासन हो गया, सड़क सुरक्षा हो गया, शहरी नियोजन हो गई, विधि आपका हो गया, यातायात प्रबंधन हो गया, नियंत्रण हो गया। ठीक है, इन सबके अंदर एक या एक से अधिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, व्यवसायिक अनुभव हो। ठीक है, और केंद्र सरकार की राय में वो क्या हो, जो भी बोर्ड के कार्य हैं और उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए उपयोगी हो, वो व्यक्ति चेयरमैन या फिर मेंबर बन सकता है इस बोर्ड का।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमें यहां पे बोला जा रहा है, सबसेक्शन 2 बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव विल बी पार्ट टाइम मेंबर। आई बात समझ में? मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव से मतलब यहां पे होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये जो प्रतिनिधि है, ये प्रतिनिधि किसका रहेगा? राज्य सरकार। किसका रहेगा? तो राज्य सरकार का प्रतिनिधि यहां पर हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब यहां पर हो गया भारत सरकार। क्या हो गया? भारत सरकार। तो भारत सरकार का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये हो गया आधिकारिक। क्या हो जाएगा आपका? आधिकारिक। आधिकारिक। आधिकारिक कौन हो जाएगा? प्रतिनिधि हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं? यह पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? ये पार्ट टाइम मेंबर हो सकते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आप इस चीज को याद रखिएगा। ये क्या रहने वाले हैं? ये पार्ट टाइम मेंबर रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? यह पार्ट टाइम मेंबर रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ बोर्ड शेल बी होल टाइम मेंबर एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। आई बात समझ में? मतलब जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड आपका है, उस नेशनल बोर्ड सेफ्टी के जो चेयरपर्सन होंगे, कौन होंगे? जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन जो होंगे, और कौन होगा? और चेयरमैन के अलावा जो दूसरे मेंबर होंगे, क्या होंगे? जो दूसरे मेंबर होंगे, वह इस बोर्ड के लिए, वह इस बोर्ड के होल टाइम मेंबर होंगे। होल टाइम मेंबर का मतलब यहां पर यह होता है पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ण कालिक, पूर्णकालिक सदस्य। क्या होंगे? पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और याद रखना कि जो ये चेयरमैन होगा और जो मेंबर्स होंगे, ये किसी दूसरे ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ऑफिस में भी काम कर रहे हो, इसके चेयरमैन भी बन गए हो और आप मेंबर भी बन गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसके चेयरमैन हो या फिर मेंबर हो, तो कोई दूसरे ऑफिस को आप यहाँ पे होल्ड नहीं करोगे, कोई दूसरा ऑफिस आप यहाँ पर होल्ड नहीं करोगे। कोई दूसरा ऑफिस आप यहाँ पे क्या नहीं करोगे? कोई दूसरे ऑफिस को आप यहाँ पर होल्ड नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करें तो आगे हमारा यहाँ पर, आगे हमारा यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट आता है, दैट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, 4 नंबर मतलब कि डेट इज द सेक्शन 4। ठीक है, 4 समझिएगा आप। ठीक है, अपॉइंटमेंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट की अपन यहाँ पे बात करते हैं। अब अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, अपॉइंटमेंट मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हो चयन। ठीक है, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट मतलब चयन की प्रक्रिया आप यहाँ पे बोल सकते हो। प्रोसीजर ही है ना? हाँ, चयन की प्रक्रिया आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, बोर्ड मतलब नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, और इसके जो मेंबर रहेंगे सेल बी सिलेक्टेड। कैसे होंगे ये सिलेक्टेड? सिलेक्टेड होंगे इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से मैनर में? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अपॉइंटमेंट शेल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है, उस प्रोसीजर के थ्रू इनको सिलेक्ट किया जाएगा। और जब यह सिलेक्ट होंगे तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, इनका क्या होगा? इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, वह अपॉइंटमेंट को नोटिफाइड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नोटिफाइड किया जाएगा। कहां पर? ऑफिशियल गजेट के अंदर। ठीक है, ऑफिशियल गजेट मतलब कि राज्य पत्र के अंदर। राज्य पत्र के अंदर जो है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मतलब यहां पे बोल सकते हो चयन। अपन ने वहां पे कुछ मेरे को वो लग रहा है, अपन वहां पे नियुक्ति लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट का मतलब तो नियुक्ति हो गया ना? हाँ, नियुक्ति हो जाएगा ना? तो अपन यहाँ पे कर देते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया लिख देते हैं।
नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, चलो अब चयन प्रोसीजर में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, चयन प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा, ये द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और इट्स मेंबर shall be appointed by the central government। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो चेयरमैन है और बोर्ड और इट्स मेंबर जो हैं, इसके सदस्य जो हैं, इनको नियुक्त किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पर, ये बहुत इंपोर्टेंट आपका यहां पर पॉइंट है, रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, और आपको पता है ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होती है, इसका हेड व्यक्ति कौन होता है, इसका हेड व्यक्ति जो होगा वो हेड व्यक्ति कौन होगा, सेक्रेटरी, सचिव। ठीक है, तो ये जो सचिव रहने वाला है, किसका, सचिव मतलब सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, तो जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं, इनकी अध्यक्षता में जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होगी, उसके रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार के द्वारा चेयरमैन और इसके सदस्यों का, इनके सदस्यों का नियुक्ति होगा, अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, याद रखना ये चीज, याद रखना ये चीज। सर्च कम सिलेक्शन कमिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट आपका एक क्लॉज बन गया है, बहुत इंपोर्टेंट आपका एक क्लॉज बन गया है। इस क्लॉज को आप याद रखिएगा, दैट इज द क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 का क्लॉज ए आपका यहां पर बन जाएगा ये। ठीक है, अगर कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो कोर्स को लाइक जरूर करिएगा, ऐप पर कोर्स को लाइक जरूर करिएगा। और जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास समय जो है, समय जो है, आप इस समय को यूटिलाइजेशन पढ़ने में करिए, आपको डेटा वगैरह सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए वो मेहनत हम कर रहे हैं। आपसे पढ़ाई करिए, आपसे पढ़ाई करिए, आपको सिर्फ पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो उतना आप यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। हमारा जो क्लॉज बी है, क्लॉज बी के अंदर क्या बोला, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि भैया भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत सरकार की। किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत सरकार की। और भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि की। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के प्रतिनिधि की। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी शैल बी एन एक्स ऑफिशियल ऑफिसियो मेंबर, मतलब भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के जो उप सचिव स्तर से कम नहीं एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब कि आप ये समझिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात कर रहे हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी की रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा एक पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब यहाँ पे है एक प्रतिनिधि पदेन सदस्य। ठीक है, तो आपको अभी बताया था टेम्पररी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया आपका, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी सदस्य होते हैं, ये अपन अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मेंबर फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, राज्यों के सदस्य की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये मेंबर जो रहेंगे ये आपके क्या रहने वाले, सदस्य रहने वाले हैं। कहाँ के सदस्य होंगे, राज्य के सदस्य होंगे। यहाँ पे बात स्टेट की जा रही है, तो राज्य के आपके सदस्य होंगे। नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी नॉमिनेटेड एज
एक्स ऑफिसियो मेंबर एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब राज्यों के जो सदस्य होंगे भारत सरकार में उप सचिव स्तर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता अनुसार पदेन सदस्य नामित किए जाएंगे, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट उनको नॉमिनेट आप कर सकते हो एज अ मेंबर, क्या कर सकते हो, उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो एज अ मेंबर, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग मुझे एक कमेंट करके आंसर दीजिए कि अभी तक हमने जो चीजों को डिस्कस किया है वो आप सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप उस डाउट को एट अ टाइम पूछ सकते हो, अदरवाइज आपके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो और क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से बताइए मुझे, यहां तक आप सभी को क्लियर है? चल बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है, डी नंबर जो क्लॉज हमारा है ये क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट से यहाँ पे मतलब किसका हो गया है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट से मतलब यहाँ पे हो गया है नियुक्ति की जो प्रक्रिया आपकी होती है, ठीक है। सेल बी इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी आपकी वो किसके द्वारा इनिशिएट की जाएगी, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी एट लीस्ट 6 मंथ बिफोर। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे बनने वाला है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट बनने वाला है, क्या बनने वाला है, एट लीस्ट 6 मंथ बिफोर द वैकेंसी अराइज, ठीक है। जब भी वैकेंसी अराइज होगी मेंबर के लिए, आप बोल सकते हो, ठीक है, मेंबर के लिए और चेयरमैन के लिए, जब भी आप यहां पे बोलोगे कि भैया वैकेंसी अराइज हो रही है, अब वैकेंसी अराइज होने के भी रीजंस हो सकते हैं कि कब ये वैकेंसी अराइज आपकी हो रही है, ठीक है, किस पर्टिकुलर केस में आपकी वैकेंसी अराइज हो रही है। तो जब भी वैकेंसी आपकी अराइज होगी उसके 6 महीने पहले से ही नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा इनिशिएट कर दी जाएगी, क्या कर दी जाएगी, इनिशिएट कर दी जाएगी, ठीक है। अब आप समझिएगा, इन केस ऑफ आप पोस्ट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू रिजग्नेशन, ठीक है, मतलब अब जो पोस्ट यहाँ पे वेकेंट हुई है वो रिजग्नेशन की वजह से हुई है या फिर किसी मेंबर की या फिर चेयरमैन की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, इस केस के अंदर भी आपका वेकेंट पद यहाँ पर आने वाला है। तो ये प्रोसेस जो आपका रहेगा ये आपका इमीडिएटली इनिशिएट हो सकता है उस वेकेंट पोस्ट को फुल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है, इमीडिएट रिजग्नेशन आ जाता है, ठीक है, तो उस वेकेंट पद को इमीडिएट भी फिल किया जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे कोई वेकेंट पद आपका आया तो उस पद को भरने के लिए, उस पद को भरने के लिए 6 महीने, जैसे ही वेकेंट पद आपका अराइज होने वाला होगा, कि लग रहा होगा कि हाँ ये वेकेंट पद आपका अराइज हो रहा है, तो भैया 6 महीने पहले से ही इनिशिएट आपकी प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। या फिर सडन किसी की डेथ हो जाती है, सडन कोई रेजिग्नेशन यहाँ पे दे देता है, तो ये प्रोसेस आपकी इमीडिएट भी कराई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ई नंबर का क्लॉज बोल रहा है, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ वैकेंसी इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द चेयरमैन एंड मेंबर शैल बी पब्लिश्ड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर, मतलब कि जो वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन इनवाइटिंग की बात होगी, ठीक है, इसकी बात होगी एप्लीकेशंस इनवाइटिंग की जब भी बात होगी, ठीक है, किसके लिए, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट जो आपका होगा किस पद के लिए आपका, चाहे वो चेयरमैन का पद हो चाहे वो मेंबर का पद हो, कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा, साथ ही साथ सर्कुलेटेड इन सच अदर मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम्ड एप्रोप्रिएट, ठीक है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई और मैनर है, कोई अन्य मैनर है तो उस अन्य मैनर के अंदर भी क्या किया जा सकता है, उसके अंदर भी इसको पब्लिश किया जा सकता है, ठीक है, या फिर प्रचारित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, देखो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया है, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी आपकी आ गई है, ठीक है। ये कंसीडर यहाँ पे करेगी, ये कंसीडर करेगी सुटेबल पर्सन को कि भैया ये फिट है या नहीं है, ठीक है। तो विचार करने का जो हक रहेगा सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को यहाँ पे रहने वाला है, किसको रहने वाला है, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी को यहाँ पर रहने वाला है। ये नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, और इसका जो सचिव रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, इससे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी आपकी होती है, डिटरमाइन इट्स प्रोसीजर फॉर मेकिंग इट्स रिकमेंडेशन कीपिंग इन व्यू द एलिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पे सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जो आपकी होगी वो एलिजिबिलिटी देखेगी, सुटेबिलिटी देखेगी, रिकॉर्ड्स देखेगी आपका कि पास्ट परफॉर्मेंस आपके क्या है, और इन सारे क्राइटेरिया के बाद वह यहाँ पर यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पर अनुशंसा करेगी। अनुशंसा का मतलब यहाँ पे होता है रिकमेंडेशन, क्यों, क्योंकि चेयरमैन और मेंबर का जो सिलेक्शन होने वाला है, जो अपॉइंटमेंट होने वाला है, जिनकी नियुक्ति होने वाली है, वो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे होने वाली है, इनके रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करने वाली है। ये ऑलरेडी हमने पॉइंट को डिस्कस किया है, क्या किया है, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। आगे हम बढ़े तो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जो आपका होगा, सेल रिकमेंड अ पैनल, ठीक है, यह एक पैनल को रिकमेंड करेगा, पैनल, ठीक है, तो रिकमेंड अ पैनल ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो सर्च कम सिलेक्शन कमिटी उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसका अपॉइंटमेंट होना है, उस कैंडिडेट के नाम को पैनल को क्या कर देगा, रिकमेंड कर देगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की एक मेरिट लिस्ट जो आपकी होगी, मेरिट के क्रम में यहाँ पर रिकमेंड कर देगा, ठीक है, मेरिट के क्रम में रिकमेंड कर देगा कि भैया पहले ये व्यक्ति हमारी प्रेफरेंस में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस प्रकार से आपकी मेरिट यहाँ पे जो होगी वो मेरिट आपकी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरिट आपकी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। आगे हम बात करें तो एवरी अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और मेंबर, ठीक है, प्रत्येक जो आपका नियुक्ति होगा, प्रत्येक नियुक्ति जो आपकी होगी किस शर्त पर होने वाली है, तो शैल बी सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपको यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है ये जो शारीरिक प्रमाण पत्र आपका होगा, सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस आपका क्या हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका हो गया, क्या हो गया आपका, शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका हो गया, ठीक है, ये प्रस्तुत करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा नहीं है तुम कहीं से भी बनवा के दे दिए, यहाँ पे भी कंडीशन है, ये जो शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका होगा ये किसके द्वारा आपका साइंड होना चाहिए, किसके द्वारा बनाया गया होना चाहिए, तो भैया वो सिविल सर्जन होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगा, कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगा, सिविल सर्जन होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है आप सभी को, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करें
तो ये हमारा फिफ्थ नंबर हमारा सेक्शन है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ चेयरमैन और मेंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट shall satisfy itself that such person has no financial or other interest that may be prejudicial to his function as a chairman of member। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब समझे? यहाँ पे भैया ये देखा जा रहा है कि आपको अगर हम चेयरमैन या फिर सदस्य घोषित करते हैं, ठीक है, या आपको अपॉइंट करते हैं, नियुक्ति देते हैं, तो आपका यहाँ पे कोई फाइनेंशियल हित तो नहीं है। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि हाँ इस पद पर मैं पहुंच जाऊंगा तो इतने पैसे जो है इनका घोटाला मैं करने वाला हूँ, इतना पैसा चाहिए मेरे को, यहाँ यहाँ से इतने पैसे मैं कमाने वाला हूँ। अगर ऐसा कोई हित है, ऐसा कोई सोच के आप अगर पद को ज्वाइन कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सुनिश्चित करेगी कि भैया ऐसा कोई आपका मोटिव तो नहीं है, ऐसा कोई मोटिव तो नहीं है जो कि सदस्य के रूप में या फिर अध्यक्ष के रूप में क्या होने वाला है? हानिकारक होने वाला है। ठीक है, कर्तव्यों को लेके हानिकारक होने वाला है। तो क्लॉज नंबर 1 आपको यही बात कर रहा है। क्लॉज नंबर यही बोल रहा है कि बिफोर अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज चेयरमैन एंड मेंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल सेटिस्फाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जिस पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल या फिर कोई अदर इंटरेस्ट तो उसका नहीं है इस पर्टिकुलर पद को लेके, इस पर्टिकुलर पद को लेके, उसके बाद ही यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके बाद ही यहाँ पर क्या किया जाएगा? इसके बाद ही यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड यहाँ पे सब सेक्शन है। द चेयरमैन और मेंबर ऑफ बोर्ड सेल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि चेयरमैन की बात हो गई या फिर मेंबर की बात हो गई बोर्ड की, ठीक है, तो इनका जो पीरियड यहाँ पे रहेगा इस ऑफिस को होल्ड करने का, ये 3 साल का आपका रहने वाला, 3 ईयर का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 मोर टर्म। ठीक है, मतलब पुनः नियुक्ति की अगर हम बात करें तो अधिकतम एक कार्यकाल और आपका हो सकता है। ठीक है, एक और कार्यकाल आपका हो सकता है रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो 3 साल का आपका यहाँ पे पीरियड होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अगर इलिजिबल हो रीअपॉइंटमेंट के लिए तो मैक्सिमम एक कार्यकाल और आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पर आपको एक कार्यकाल और मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एक कार्यकाल और मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड shall नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर। ठीक है, तो अगर 65 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है, क्या हो जाती है? अगर 65 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है, क्या हो जाती है? 65 साल से ज्यादा उम्र हो जाती है, तो आप याद रखिएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और उसकी जो आयु है 65 वर्ष आयु उसकी पूरी हो जाती है, तो अब जो है वो उस पद पर नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पे एज लिमिट की बात कर दी गई है, 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? याद रखिएगा 65 ईयर्स यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट दे दी गई है, नॉट ग्रेटर देन 65 ईयर। ठीक है, इफ ग्रेटर 65 ईयर देन नॉट अ मेंबर, सॉरी नॉट अ चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड। ठीक है, आप बोर्ड के चेयरपर्सन नहीं रहोगे, चेयरमैन आप नहीं रहोगे, चेयरमैन का पद जो आपका रहेगा वो आपको यहाँ पर जो है आपको खाली करना होगा। ठीक है,
चलो बड़े आगे, आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बोला, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मेंबर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर ही एज अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर। ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर मेंबर के केस में अपन बात करें ना, तो अगर मेंबर अगर 62 साल से ज्यादा हो गया, अगर मेंबर 62 ईयर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया आप यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए 62 साल के नीचे के जो मेंबर रहेंगे, 62 वर्ष से अंदर या 62 वर्ष तक आप बोल सकते हो, तो वही मेंबर का पद यहाँ पे होल्ड कर पाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। और जो मैं अंडरलाइन करता हूं, मार्क करता हूं, इन पॉइंट्स को आप एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म में अपने बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स को जरूर आप प्रिपेयर करते जाना साथ साथ में, जिससे क्या होगा कि एग्जाम के जो 10-15 दिन पहले हम रिवीजन करते हैं, वहां पे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भैया हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो वेतन जो आपकी रहेगी वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे फिक्स की जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रीवेलिंग नॉर्म्स होंगे उनके अकॉर्डिंग आपका जो वेतन है वो वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वेतन जो है वो वेतन दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वेतन के संबंध में है। ठीक है, ये जो क्लॉज नंबर 3 है ये आपको यहाँ पे वेतन के बारे में बता रहा है कि भैया वेतन क्या रहने वाली है। चेयरमैन तो तुम बन गए हो, मेंबर बन गए हो, ठीक है, अब फ्री में तो तुम नौकरी करोगे नहीं, अपनी सर्विसेज दोगे नहीं। ठीक है, तो सैलरी जो है वो सैलरी आपकी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए। ठीक है, वेतन क्या रहनी चाहिए, तो केंद्र सरकार का जो भी आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर, दैट इज द रिजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। तो आपको पता है इस रिजिग्नेशन के बेसिस पे ही तो अपन ने बात की थी कि भैया इमीडिएटली उस वेकेंट पद को यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। ठीक है, इमीडिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आपका रूल नंबर 7 है, ठीक है, तो चेयरमैन और मेंबर ऑफ अ बोर्ड में बी रिजाइन ऑफिस एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स। आई बात समझ में? मतलब उनका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल से पहले किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं। कौन कर सकता है? चेयरमैन हो गया और मेंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, बाई गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एन एडवांस नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। मतलब 3 माह पूर्व लिखित नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी टाइम आपको अगर पद छोड़ना है, तो भैया यहाँ पे क्या होगा? राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ। ठीक है, यहाँ पे जो नोटिस होगा वो एडवांस में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 माह पूर्व। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, 3 माह पूर्व जो आपका रहेगा, तो 3 माह पूर्व आपको लिखित में जो नोटिस है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने पद को यहाँ पे छोड़ सकते हो, आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? आप रिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 हमारा है जो, या सबसेक्शन 2 हमारा है, ये क्या बोल रहा है? द चेयरमैन और मेंबर ऑफ द बोर्ड आफ्टर गिवन नोटिस। अगर चेयरमैन ने और मेंबर ने क्या किया? अगर नोटिस दे दिया, ठीक है, किसके तहत? अंडर सब रूल 1 के तहत, सेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अ पर्सन टू द ऑफिस सो वेकेटेड or till the expiry of 3 months from the date of receipt of notice whichever is earlier। मतलब कहने का ये है कि जैसे ही चेयरमैन और मेंबर के द्वारा नोटिस दिया जाएगा अंडर द सब रूल 1 के तहत, तो आपका जो ऑफिस है, आपको ऑफिस कब तक होल्ड करना पड़ेगा? जब तक कि कोई नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो जाता है। ठीक है, या फिर आपका जो 3 महीने का ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जो भी पहले होगा। ठीक है, अगर 3 महीने पहले हो गया, नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो पाया, तो आप वहां पे जो है आपको उस टाइम तक जो है पद पर बने रहना पड़ेगा। और अगर नया व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है, तो भैया आप पद को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन यहाँ पे रहेंगी कि जब तक कोई नया व्यक्ति अपॉइंट नहीं हो जाता है, या फिर 3 महीने, इन दोनों में से जो भी जल्दी आ जाएगा
उस बेसिस पर आप ऑफिस को यहाँ पर छोड़ सकते हो। अदरवाइज 3 महीने तो आपको यहाँ पर जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है, 3 महीने जो है आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आपका जो चेयरमैन है और मेंबर है इनके रिमूवल की बात की गई है। क्या बात की गई है? इनके रिमूवल की बात की गई है, ठीक है। तो रिमूवल की अगर हम बात करें तो आप रिमूवल में देखिएगा केंद्र सरकार जो है अध्यक्ष और सदस्य को कार्यकाल से हटा भी सकती है। कैसे? एज और एट एनी टाइम हैज बीन एडजज्ड एन इंस्टॉलमेंट और, ठीक है, किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो, ठीक है, अगर कोई मेंबर है या फिर चेयरमैन है अगर उसको किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो तो ऐसे मेंबर को या फिर चेयरमैन को हटाया जा सकता है। हैज बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मोरल टर्पीडो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो नैतिक अधोपतन है केंद्र सरकार की राय में अगर उसके तहत कोई दोषी ठहराया गया व्यक्ति हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है? हैज बिकम फिजिकल और मेंटली इनकेपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, जो कर्तव्य है कर्तव्य को करने में असमर्थ हैं ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, जो कि फिजिकली और मेंटली असमर्थ है, इनकेपेबल है, ऐसे व्यक्ति को भी हटाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, मतलब वही हो गया लालच वगैरह आ गई है कि हम तो आ गए भैया पद पे, हम चेयरमैन बन गए, हम मेंबर बन गए, ठीक है, और लालच जैसी ही आई वैसे ही समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चला और उनने तुम्हें हटा दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है हैज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो अब्यूज्ड his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest, मतलब आप दुरुपयोग कर रहे हो अपने पद का। क्या कर रहे हो? अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो तो इस कंडीशन के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हटा सकती है। नेक्स्ट आपका क्या है? हैज एंगेज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस इन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि शुरुआत में मैंने बोला था कि अगर आप बोर्ड के मेंबर हो या फिर आप अध्यक्ष हो, सदस्य हो या अध्यक्ष हो, तो आप कोई दूसरा जो है आप काम नहीं देख सकते हो, किसी दूसरे ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हो। तो यही है कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आपके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट आपके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, तब भी जो केंद्र सरकार है आपके कार्यकाल के दौरान जो है आपको हटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैज रीनेम्ड एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज ऑफ अ पीरियड ऑफ मोर देन 7 डेज, ठीक है। यहाँ पे पीरियड याद रखिएगा 7 डेज, अभी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। विदाउट इन्फॉर्मिंग द चेयरमैन इन केस ऑफ मेंबर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द चेयरमैन, मतलब कि आपकी जो अनुपस्थिति आपकी है कर्तव्यों के निर्वहन में अगर हम बात करें तो अगर आप 7 दिन से ज्यादा जो है अनुपस्थित रहते हो और आप इन्फॉर्म नहीं करते हो, अगर मान लो आप मेंबर हो तो आपको चेयरमैन को इन्फॉर्म करना है, और अगर आप चेयरमैन हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया 7 दिन से ज्यादा जो है हम अनुपस्थित यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आपने इन्फॉर्म यहाँ पे नहीं किया और 7 दिन का समय आपका बीत गया तो फिर यहाँ पे क्या होगा? आपको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आप यहां पर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। जितने रूल्स बता रहा हूं हर एक रूल से आपका क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। और याद रखिएगा ये तो 2021 के ही आपके रूल चल रहे हैं, 2021 के ही रूल चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और क्या है हमारा आगे, ठीक है। साथ ही साथ और यहाँ पे क्या प्रावधान दिया गया है? provided that where chairman or member proposed to be removed or any ground specified in clause A to G, अगर A to G जो आपका क्लॉज है इसके अंदर कोई ग्राउंड स्पेसिफाइड है, ठीक है, स्पेसिफाइड आपका है अध्यक्ष और सदस्य के उपरोक्त अगर हम बात करें तो कारण हटाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? he shall be informed the charge against him and given an opportunity of being heard in respect of these चार्जेस, ठीक है। उन आरोपों के संबंध में जो अपील है, सुनवाई का जो अवसर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ए टू जी अगर कोई क्लॉज है इसके
तहत अगर कोई आरोप आपके ऊपर लग रहा है तो उन आरोपों के लिए सुनवाई का जो है सुनवाई का प्रावधान यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 8 नंबर हमारा सेक्शन बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द बोर्ड। जो मेंबर ऑफ द बोर्ड है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जो चेयरमैन है और मेंबर है बोर्ड का shall not for a period of 1 year from the date on which he ceases to hold office as such expect any employment relating to the board under this act। मतलब बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य पद छोड़ने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक इस अधिनियम के तहत बोर्ड से संबंधित कोई भी रोजगार स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो चेयरमैन या फिर मेंबर के द्वारा बोर्ड को छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा 1 वर्ष तक आप बोर्ड से संबंधित कोई भी रोजगार जो है उस रोजगार को आप नहीं ले सकते हो, एम्प्लॉयमेंट को आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, 1 साल के बाद ले लो, 1 साल तक तो नहीं लेना है। ठीक है, फिर क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस वेयर स्पेसिफिक authorization in the regards has been obtained in the writing from the central government। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा अगर इस संबंध में कोई विशेष स्वीकृति प्राप्त की गई हो, ठीक है, तब ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विशेष स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा आपको प्राप्त नहीं है तो ये आपका लागू रहेगा कि आप 1 साल तक बोर्ड से संबंधित कोई भी रोजगार नहीं ले सकते हो। क्या नहीं ले सकते हो? बोर्ड से संबंधित रोजगार नहीं ले सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पर इसका पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा जो अपन ने अभी आगे डिस्कस किया। ठीक है, पद से हटने की तिथि से 1 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि एजेंट, प्रशासक, अधिकारी, निदेशक, सलाहकार, कार्यकारी समिति के सदस्य या शेयर धारक, इक्विटी स्वामी, लाभकारी स्वामी के रूप में कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितधारी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यहाँ पर क्या माना जाएगा? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है यूज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 1 साल तक आपको जो है आपको कोई भी पद यहाँ पर नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमारा था 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर। और आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो वीडियो के नोटिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज देख रहे हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट कोर्स प्रोवाइड कराता है। आप नेविगेट प्राइम ऐप पर जाके देख सकते हो फॉर ऑनलाइन कोर्स। और इंदौर के अंदर आपको सारी एग्जाम्स के लिए हम ऑफलाइन कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो आप हमारे सेंटर को भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।